हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12वीं क्लास का जियोग्राफी का, जबकि फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो आज हम इस चैप्टर को, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस होने वाला है, उसके हिसाब से डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर था इस बुक का आपका, वो मैंने करवा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को इसके नाम से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता, आपका जो चैप्टर है उसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो सबसे पहले विश्व जनसंख्या की बात कर लेते हैं। विश्व जनसंख्या आपको पता है, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग रहते हैं उसे विश्व जनसंख्या कहते हैं। वर्तमान में आपको पता है 700 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है विश्व की। ठीक है, अकेले भारत में 1.4 करोड़ यानी 1 अरब 40 करोड़ है, और चाइना में भी यही है तकरीबन। तो भारत और चाइना की आबादी मिला दिया जाए तो विश्व की 35 से 40% तो अकेले भारत और चाइना की आबादी हो जाती है। अब वितरण के बारे में बात कर लेते हैं। वितरण क्या होता है, मैं अभी आपको आगे बारी बारी से सब जो जितने भी टॉपिक है उन सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। वितरण क्या होता है कि लोग भूपृष्ठ यानी पृथ्वी पर किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, वितरित है, उसी को वितरण कहते हैं। घनत्व यानी प्रत्येक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, प्रत्येक 1 किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और वृद्धि आपको पता है दो समय अंतरालों के बीच में किसी जगह की या देश की कितनी वृद्धि हुई, जनसंख्या में कितनी कमी हुई या बढ़ोतरी, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखने जा रहे हैं अपना विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। जो विश्व में जनसंख्या का वितरण है उसका प्रारूप किस तरीके से है। विश्व में ऐसा नहीं है कि सब जगह पे एक जैसी जनसंख्या है, कहीं पे ज़्यादा होती है। आपको पता होगा जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, वहाँ पे जनसंख्या कम होती है। तो वही हम देख रहे हैं विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप किस तरीके का है। तो देखिए, जनसंख्या वितरण क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन यहाँ से थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ। जनसंख्या वितरण शब्द का जो अर्थ होता है वो भूपृष्ठ पर लोग किस तरीके से वितरित है। ठीक है, जनसंख्या वितरण का मतलब होता है भूपृष्ठ यानी जमीन पर, धरातल पर लोग किस तरीके से वितरित है, किस तरीके से रह रहे हैं, उसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करते हैं। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि मोटे तौर पर जो पूरे विश्व है उसकी, जो पूरे विश्व की जनसंख्या, उसका 90% जो जनसंख्या है ना, केवल 10% स्थल भाग पर रहती है। मतलब यहाँ पे एक आ गया, जो पूरे विश्व की जनसंख्या है उसका 90% जितनी भी जनसंख्या है वो पृथ्वी के 10% भाग पर ही रहती है। ठीक है, तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उनके अनुकूल की स्थिति होती है, जलवायु अनुकूल होती है, जो मृदाएं होते हैं, मट्टी समतल होती है। ठीक है, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं लोग। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में, ठीक है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश है, विश्व की लगभग 7% जनसंख्या निवास करते हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं, वो विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 60% जनसंख्या तो सिर्फ वही पूरा करते हैं। इन 10 देशों में से 6 एशिया में। ठीक है, यहाँ पे एक आ गया विश्व के 10 सर्वाधिक अधिक देश है। आपकी जो बुक है उसमें एक ग्राफ दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश है, वो विश्व की जनसंख्या का 60% जो भाग है वो शेयर करते हैं। और इन 10 देशों में से 6 तो एशिया में। मैं आपको मैप में यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ। आपकी जो वो है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक ग्राफ दे रखा है, तो मैं लगाना भूल गया। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो दे रखे हैं कुछ देश, जैसे कि मैक्सिको हो गया, रूस, बांग्लादेश, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चाइना है। ये 10 है, 10 में से 6 तो भारत में है। मैं आपको बता दूं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया और बांग्लादेश हो गया। 6 तो सिर्फ एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो ये बहुत आबादी वाले देश है।
देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जनसंख्या का घनत्व के बारे में। पहले ही मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा डिटेल से देखते हैं जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर रहने वालों की संख्या, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं उसे जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रहने वाले रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है, अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। एक यहाँ से ये भी डेफिनेशन हो सकता है, भूमि के प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है कि भूमि पे लोग रह रहे हैं तो वो कुछ खाते भी होंगे। ठीक है, उनकी क्षमता होती होगी कुछ। ठीक है, अतः लोगों की संख्या, जो लोगों की संख्या है और भूमि के आकार के बीच का जो अनुपात है उसको समझना भी आवश्यक होता है, और इसी को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। एक आसान सा जनसंख्या का घनत्व का एक आसान सा डेफिनेशन है, आप ये लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या का घनत्व कहलाती है। ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से जब जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें से पूछता है तो यही पूछता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण। जो जनसंख्या वितरण के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, शुरू में पहले टॉपिक मैंने जनसंख्या वितरण बताया आपको, उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारण है, जनसंख्या वितरण को कौन से कारण प्रभावित करते हैं। वो देखिए, एक है भौगोलिक कारक होता है। ठीक है, भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये जो 3 कारक हैं ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब मैं बारी बारी से आपको तीनों को बताऊंगा। ठीक है, तीनों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो सबसे पहले जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक आता है वो होता है भौगोलिक कारक। ठीक है, भौगोलिक कारक के अंदर क्या आता है, भौगोलिक कारक में 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक जल होता है। ठीक है, दूसरा भू आकृति, तीसरा होता है जलवायु, चौथा होता है मृदाएं। ठीक है, बारी बारी से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जल, भौगोलिक कारक में पहला जो कारण होता है वो जल। लोग ऐसी जगह पर बसना पसंद करते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो, इसलिए दुनिया में नदी घाटी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। आप सबको भी पता है, लोग उसी जगह पर रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पर जल उपलब्ध हो, पीने योग्य जल उपलब्ध हो। इसलिए आप देखते हैं जो भी नदी घाटी के क्षेत्र हैं जहाँ पर मीठा पानी होता है, वो जो भी नदी घाटी का क्षेत्र है जहाँ पर मीठा पानी होता है वहाँ पर लोग अच्छी खासी संख्या में बसे हुए रहते हैं। जैसे भारत का गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए लोग उसी जगह पर बसना पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो। दूसरा जो कारण होता है वह भू आकृति। भौगोलिक कारक के अंदर दूसरा जो होता है वो होता है भू आकृति। भू आकृति मतलब जमीन की आकृति। लोग समतल स्तर पर बसना पसंद करते हैं, सड़क निर्माण उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं, क्योंकि पहाड़ी पथरीले क्षेत्र में लोग कम रहना पसंद करते हैं। जो भू आकृति होती है वो भी एक कारण होता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का। ठीक है, भू आकृति कैसे, लोग समतल स्थान पर बसना पसंद करते हैं। आप सबको ये पता है जो समतल इलाके वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर लोग बसना पसंद करते हैं। क्यों बसना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सड़क अच्छे से सड़कों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उद्योग भी अच्छे से लग जाते हैं, यानी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है वहाँ पे हो जाती है। समतल जो ज़मीन होता है, स्थान होता है, वहाँ पे जितने भी इंसान की ज़रूरी वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो सब वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लोग पहाड़ी इलाकों में इसलिए बसना पसंद नहीं कर पाता क्योंकि पहाड़ी इलाकों में घर बनाना मुश्किल होता है, सड़क बनाना मुश्किल होता है, खेती करना मुश्किल होता है। ठीक है, उद्योग लगाना मुश्किल होता है, इसलिए लोग उस जगहों पर कम रहते हैं। तीसरा जो कारण आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का वो होता है जलवायु। जलवायु में क्या, अधिक उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। लोग सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। जलवायु के अंदर क्या है,
लोग जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर भी रहना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, नॉर्थ ध्रुव हो गया, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र हो गया, वहाँ पे लोग कहाँ बसते हैं? वहाँ पे ना के बराबर लोग बसते हैं। इसलिए लोग ज़्यादा गर्म जगह पे भी नहीं बसते, ज़्यादा ठंडा जगह पे भी नहीं बसते। लोग वहाँ पे बसते हैं जहाँ पर जो जलवायु होती है उनकी सुविधा के अनुरूप होती है, ठीक है। जो तीसरा कारण आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का, वो है मृदा यानी मिट्टी। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकते हैं। मृदाएं एक कारण होता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का। मृदाओं के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? उपजाऊ मृदाएं होते हैं, जहाँ पर उपजाऊ मृदा होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। क्यों बसना पसंद करते हैं? जैसे कि कोई किसान है, वो बस रहा है तो सबसे पहले मिट्टी देखेगा वहाँ पे किस तरीके से, अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ पे बसेगा, ठीक है। और मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ पे अच्छी खासी जो गहन कृषि होती है वो की जा सकती है। तो मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं भौगोलिक कारक के अंदर। ये जो भौगोलिक कारक है ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक था, ठीक है, भौगोलिक कारक। इसके अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, जितने भी पॉइंट है ये सब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा भौगोलिक कारक का टॉपिक। जो दूसरा कारक आता है वो है आर्थिक कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो देखिए। खनिज आता है, नगरीकरण और औद्योगिकरण। खनिज देखिए अब कैसे, खनिज से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं। कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। आर्थिक कारण में आता है, पहला होता है खनिज। आपने ये नोटिस किया होगा जहाँ पर खनिज अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं तो लोग वहाँ पर बसना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? वहाँ पे ज़्यादातर वो लोग बसना पसंद करते हैं जो मज़दूर होते हैं, ठीक है। मज़दूर जो होते हैं वो खनिज वाले क्षेत्रों में जाके बसेंगे, क्यों बसेंगे? क्योंकि वहाँ पे उन्हें रोज़गार मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक आ गया खनिज से, जहाँ पे खनिज अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं वो उद्योगों को भी, जहाँ पर जो खनिज है वहाँ पे खनिज क्या होगा, जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं वहीं पे आसपास में उद्योग लगेंगे, ठीक है। उद्योग लगेंगे और खनन होगा, वहाँ पे खुदाई होगी, औद्योगिक गतिविधियाँ भी होगी। औद्योगिक गतिविधियाँ होंगी तो रोजगार वहाँ पे उत्पन्न होंगे, ठीक है। मजदूर वहाँ पे आएंगे, ठीक है। और जो कुशल, ठीक है, स्किल और अर्ध कुशल जो कर्मी होते हैं, ठीक है, मजदूर होते हैं, वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ की जनसंख्या में क्या होगा, वितरण जनसंख्या प्रभावित होगी, यानी वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा जो इसमें आता है वो नगरीकरण आता है, ठीक है। आर्थिक कारक के अंदर दूसरा पॉइंट आता है नगरीकरण। अब नगरीकरण क्या है? रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधित सुविधाएं, परिवहन और संचार के बेहतर साधन, अच्छी नागरिक सुविधा तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाता है। दूसरा आर्थिक कारक में आता है वो नगरीकरण। आपको पता है जो नगर होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ पे रोजगार के ज़्यादा अवसर होते हैं। अब दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में देख सकते हैं, आज से 30-40 साल पहले अगर आप दिल्ली मुंबई को देखें पूरा खाली पड़ा था। क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ पे कुछ काम धंधे नहीं थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक आ गया कि जो नगर है वो रोजगार के बेहतर अवसर देते हैं। इसलिए जो मजदूर होते हैं गाँव से या जो रोजगार की तलाश में नगर आते हैं, ठीक है, जो बेरोज़गार होते हैं वो नगरों में आते हैं। और नगरों में आपको पता है जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं, ठीक है, शैक्षणिक सुविधाएं और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं वो भी अच्छी मिलती है। और परिवहन और संचार के बेहतर साधन होते हैं नगरों के अंदर। और नगरीय जीवन, जो गांव के लोग हैं वो नगरीय जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें नगरीय जीवन अच्छा लगता है, ठीक है। और गांव के लोग हैं
नगरीय जीवन जब उन्हें अच्छा लगता है तो नगरों की तरफ खींचे आ जाते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है। इससे क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र है यानी गांव वाले क्षेत्र उससे नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है, जिससे क्या होता है जो नगर है, शहर है, उसका आकार बढ़ जाता है। आप एग्जाम्पल में दिल्ली ले सकते हैं। 30-40 साल पहले दिल्ली में कुछ नहीं था, फिर समय के साथ साथ दिल्ली के अंदर क्या हुआ, रोज़गार के बेहतर अवसर हो गए, उपलब्ध होने लगे, शैक्षणिक और चिकित्सा संबंधित सुविधा होने लगे, परिवहन और संचार के बेहतर साधन उपलब्ध हो गए। तो लोग गाँव से क्या हुआ, गाँव से खिंच के दिल्ली में आ गए और दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है। तीसरा जो आर्थिक कारक में आता है वो औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में क्या होता है, औद्योगिकरण, ठीक है, औद्योगिक पेटियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। जो औद्योगिक पेटियाँ होती हैं वो रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इसमें केवल कारखाने के श्रमिक ही नहीं होती बल्कि परिवहन, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक और अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले भी होते हैं। जापान का कोबो ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ। औद्योगिकरण में ये होता है, औद्योगिक जो पेटियाँ होती हैं वहाँ वो क्या करते हैं, वो रोजगार के उपलब्ध अवसर जो होते हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित, जहाँ पे औद्योगिक पेटियाँ होती है, जहाँ पे उद्योग लगाए जाते हैं, वहाँ पे लोग भी बड़ी संख्या में रोजगार के तलाश में आते हैं। ठीक है। वहाँ पर श्रमिक ही नहीं जाते, वहाँ पे जो दुकानदार होते हैं वो भी जाते हैं, क्योंकि उद्योग जहाँ पे लगे हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पे जो मजदूर है उनको क्या चाहिए होगा, उन्हें सामान भी चाहिए होगा अपने दैनिक ज़रूरत की, तो वहाँ पे दुकानदार भी रहते हैं, बैंक कर्मी भी रहते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स भी रहते हैं। जब मजदूर हैं वो बीमार पड़ गए तो डॉक्टर उनकी वो करेंगे, ठीक है, उनका इलाज करेंगे। ठीक है। अध्यापक भी रहते हैं और अन्य सेवाएं भी उपलब्ध होते हैं। और एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, जापान का कोबो ओसाका प्रदेश है, वो अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। ठीक है। तो आपको यहाँ से आर्थिक कारक के बारे में पता लगा होगा। जो तीसरा कारक आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है। तीसरा जो कारक आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला है वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसके अंदर क्या आता है वो देखिए, कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। कैसे, जैसे कि आप भारत में देख सकते हैं, जो मथुरा है या द्वारका हो गया और बनारस हो गया, ये कुछ ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र हैं जो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, इनका अपना एक इतिहास रहा है। ठीक है। इसलिए ये लोगों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक राजनीतिक अशांति थी। इसी तरह जो लोग होते हैं ऐसे क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। ठीक है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। कई बार क्या होता है, जो सरकारें होती हैं वो विरल जनसंख्या, जहाँ पे कम जनसंख्या होती है, वहाँ पर लोगों को बसने के लिए क्या करती है, बसने के लिए कहती है कि जाओ तुम वहाँ पे बसो, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से क्या करती है, चले जाने को कहती है, और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जाने को कहती है। ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर होगा, ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। ये जो 3 कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। पहला मैंने आपको बताया भौगोलिक कारक, दूसरा बताया मैंने आपको आर्थिक कारक, और तीसरा बताया मैंने सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये 3 जो कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। चलिए तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। मैंने आपको शुरू में बताया जनसंख्या वृद्धि के बारे में, देखिए अब डिटेल से देखते हैं जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अथवा के दौरान बसे लोगों की संख्या में परिवर्तन। यहाँ पे जो मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित समय, माफ़ करना, 2 निश्चित समय अंतराल के बीच में जितनी भी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, 2 निश्चित समय अंतराल के बीच में जितनी भी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, चाहे वो प्लस में हो, धनात्मक में हो, ऋणात्मक में हो, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ठीक है।
ठीक है, एक और बार मैं बता, 2 समय अंतराल के बीच लोगों की संख्या में जो भी परिवर्तन हुआ जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और ऋणात्मक भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। इसे प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूपृष्ठ भूमि का महत्वपूर्ण सूचक। जो जनसंख्या परिवर्तन होता है वो किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए, ठीक है, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसके लिए महत्वपूर्ण सूचक होती है। अब देखिए, नेक्स्ट हम देख रहे हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। मैंने आपको बताया जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। वो देखिए किस तरीके से हो सकती है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तब वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है। जन्म दर एवं मृत्यु दर से जब अधिक हो जाती है तब वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है, ठीक है। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि इसकी जस्ट उल्टा है, ठीक है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि में क्या होता है, जब किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, जो जन्म दर होती है वह मृत्यु दर से कम हो, तब वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है, ठीक है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि और धनात्मक वृद्धि यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है, यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई होप मैंने अभी तक आपको जितने भी टॉपिक समझाए होंगे आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो चैप्टर है आपका नेक्स्ट पार्ट है उसमें पूरा करवा दिया जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी चैनल पर अपलोड करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।